अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इजराइल और हमास के दरमियान जंग को 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत ने इस जंग पर तबसरा किया है। आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत ने कहा कि हिंदू मजहब तमाम फिरकों का एहतराम करता है और हिंदुस्तान में इन मसाइल पर कभी लड़ाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से आज हमास और इजराइल के दरमियान जंग हो रही है। पीटीआई एजेंसी के मुताबिक मोहन भगवत ने एक स्कूल में छत्रपति शिवाजी महाराज की ताजपोशी के 350 साल मुकम्मिल होने के मौके पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। मोहन भगवत ने मजीद कहा कि इस मुल्क में एक मजहब और सकाफत है जो तमाम फिरकों और अकायद का एहतराम करते हैं। वो हिंदू मजहब है, ये हिंदुओं का मुल्क है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे तमाम मजहब को मुस्तरद करते हैं। आरएसएस सरबराह मोहन भगवत ने मजीद कहा कि यहाँ जब आप हिंदू कहते हैं तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुसलमानों को भी सिक्योरिटी दी गई है। ये काम सिर्फ हिंदू करते हैं, ये काम सिर्फ भारत करता है, दूसरे ममालिक में ऐसा नहीं होता। मोहन भगवत ने कहा कि हर जगह जद्दोजहद हो रही है। आपने यूक्रेन जंग, हमास इजराइल जंग के बारे में सुना होगा। हमारे मुल्क में ऐसे मसाइल पर कभी जंगें नहीं हुई है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। What are we running after? What is it that we want our children to be? We found the answers at MS Education Academy. We integrate ethical values with modern education. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. भारत नेपाल सरहद पर जलजले के झटके महसूस किए गए। इसकी शिद्दत 6.1 बताई गई है। जलजले के झटके आज इतवार की सुबह महसूस किए गए। नेपाल के कौमी जलजला पैमाना मरकज ने कहा है कि इतवार की सुबह नेपाल में 6.1 शिद्दत के जलजले महसूस किए गए। उन्होंने कहा कि जलजले का मरकज खटमंडू से 55 किलोमीटर मगरिब में ढाडंग में था। ढाडंग जिले के सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट बद्रीनाथ ने रॉयटर्स को यह बताया। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के दारकूमत दिल्ली में भी आज जलजले के झटके महसूस किए गए। इतवार की सुबह दिल्ली NCR में जलजले के झटके महसूस किए गए। अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। यूरोपीय बहररूम के जलजला पैमाना मरकज ने कहा है कि जलजला 13 किलोमीटर की गहराई में था। जलजले के झटके बागमती और सूबा गंदगी के दीगर अजला में भी महसूस किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हफ्ते की रात समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान और इनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर से मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल कर दिया। आजम खान, इनकी अहलिया तंजीम फातिमा और इनके बेटे अब्दुल्ला आजम, जिन्हें उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने 18 अक्टूबर को फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में मुजरिम करार दिया था, तीनों को 7 साल कैद और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। पुलिस की गाड़ी के अंदर बैठने से पहले आजम खान को मीडिया से बात करते देखा गया। उन्होंने कहा, हमारे साथ जो कुछ भी हो सकता है हम अपने सफर के दरमियान सामना कर सकते हैं। तस्वीरों में देखा गया है अब्दुल्ला आजम को सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था। तंजीम फातिमा को किसी दूसरे मुकाम पर मुंतकिल नहीं किया गया, वो रामपुर जेल में ही रहेंगी। रामपुर के एडिशनल SP संसार सिंह ने कहा है कि आजम खान को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जेल से मुंतकिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के दारकूमत लखनऊ में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल को स्कूल के कैंपस में तलबा के एक ग्रुप को नमाज पढ़ने की इजाजत देने पर मुअत्तल कर दिया गया है। प्रिंसिपल को हफ्ते को मुअत्तल किया गया और यह वाक़या जुमे को पेश आया था। स्कूल के अहाते में नमाज पढ़ना महकुमाना हिदायत के खिलाफ है। एक जिले सतह के तालीमी अफसर ने यह बात कही। यह कार्रवाई एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद की गई, जब मुबैना तौर पर स्कूल के कैंपस में तलबा के एक ग्रुप को नमाज पढ़ते हुए देखा गया। कुछ बच्चों ने जुम्मे को प्राइमरी स्कूल नेपियर रोड बेसिक शिक्षा नगर एरिया 4 लखनऊ में नमाज पढ़ी, जो महकुमाना हिदायत के खिलाफ है। स्कूल के दीगर असातिज़ा ने भी इसकी तस्दीक की है। लखनऊ बुनियादी शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार ने कहा, सिटी एरिया जोन 4 लखनऊ के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर दिनेश कटियार के जरिए की गई इस मामले की तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई है कि कुछ बच्चों ने स्कूल के अहाते में नमाज पढ़ा था। तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कूल के प्रिंसिपल मीरा यादव को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सर्वेंट रूल्स 1999 के तहत फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। आसाम में इसी साल 31 अगस्त को शहरियों का हत्मी मसूदा शाया होने के बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी NRC 2019 से इल्तवा का शिकार है। कम से कम 19,06,000 लोगों को इस ड्राफ्ट लिस्ट से दूर रखा गया है, जिससे इनकी किस्मत पर गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। खारिज किए गए अफराद को गैर मुल्कियों के ट्रिब्यूनल्स में फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के काबिल बनाने के लिए इन्हें अभी तक मुस्तरद करने की स्लिप्स भी नहीं दी गई है। जिन लोगों के नाम नई फहरिस्त में शामिल नहीं किए गए थे, उस वक्त से अपने नामों को शामिल करने के लिए हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि इनके मुस्तकबिल को शुकूक व शुबहात ने घेरा हुआ है। असल दस्तावेज 1951 में आज़ाद हिंदुस्तान में होने वाले
पहले मरदमशुमारी के मालूमात का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई थी। 19 लाख लोगों में से तकरीबन 1,08,000 लोग जिनको हतमी मसूदे से बाहर रखा गया था वो डी वोटर यानी मशकूआ वोटर हैं। एनआरसी अथॉरिटी का कहना है कि डी वोटर अपडेट शुदा एनआरसी में अपना नाम शामिल करने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। ताहम एक डी वोटर का नाम सिर्फ गैर मुल्कियों के ट्रिब्यूनल से मंजूरी हासिल करने और डी वोटर के तौर पर इंतखाबी रिकॉर्ड से इनके नामों को हटाने के बाद ही एनआरसी में शामिल किया जाएगा। जिन अरकान को पहले 200 इजाफी गैर मुल्कियों के ट्रिब्यूनल्स में मुकर्रर किया गया था वो बुनियादी तौर पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से मुतालिक मामलात को हैंडल करने के लिए आसाम हुकूमत ने इस साल बरतरफ कर दिया था। आसाम हुकूमत की जानिब से गैर मुल्कियों के ट्रिब्यूनल के तमाम अरकान को बरतरफ करने के बाद एनआरसी इल्तिवा में है। जयपुर एक्सप्रेस में अपने सीनियर अफसर और दीगर मुसाफिरों को मजहब की बुनियाद पर जान से मारने वाले आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी के खिलाफ जीआरपी ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें दावा किया गया है कि मुलजिम का जहनी तवाजुन बिल्कुल ठीक है और मुसाफिरों को गोली मारते वक्त वो बखूबी जानता था कि क्या कर रहा है। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जीआरपी ने आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह के खिलाफ बोरीवली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में 1206 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट दाखिल की है। फर्द जुर्म में 150 गवाहों के बयान शामिल किए गए हैं, जिनमें 3 ऐसे गवाह भी शामिल हैं जिन्होंने चेतन को मुसाफिरों को इनकी शिनाख्त पूछने के बाद इनके मुसलमान होने की बुनियाद पर अपने साथ ले जाते देखा था और बाद में गोली मार दी थी। इन तीनों गवाहों के बयानात मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने सीआरपीसी की दफ़ा 164 के तहत दर्ज किए गए हैं, जिसका मतलब है कि इन बयानात को मुकदमे में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी और मशहूर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को इनकी बेहतरीन कारकर्दगी और सहाफ़ती जद्दोजहद के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवार्ड से नवाजा गया। इन्हें यह अवार्ड 2023 के लिए इंडेक्स ऑन सेंसरशिप की तरफ से दिया गया, जो कि सहाफ़त में इजहार राय की आज़ादी को हौसला देने वाला ख़दम है। मोहम्मद जुबैर को यह अवार्ड दिए जाने के ताल्लुक से इंडेक्स ऑन सेंसरशिप का कहना है कि हुक्मरान जमात के बाअसर अराकीन की तरफ से फैलाई गई गलत मालूमात को चैलेंज करने के बाद जुबैर को खतरात का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे और सहाफ़ी की यही सबसे बड़ी खूबी होती है। वाज़ेह के इंडेक्स ऑन सेंसरशिप लंदन में कायम एक गैर मुनाफा बख्श इदारा है जो आज़ादी इजहार के लिए मुहिम चलाता है। बीएसपी के रुकने पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक खत लिखकर इल्जाम लगाया है कि बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रमेश भदौरी के मामले में और तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट महुआ मित्रा पर लगे इल्जामात के मामले में अलग अलग मियारात इख्तियार किए गए हैं, जो पार्लिमानी तरीक़ेकार की खिलाफ वर्जी है। अमरोहा के रुकने पार्लियामेंट दानिश अली ने ओम बिरला को एक खत लिखकर पार्लिमानी रिवायत की खिलाफ वर्जी का मसला उठाया और इनसे अपने खुसूसी इख्तियारात के इस्तेमाल की दरख्वास्त की। उन्होंने ये भी दावा किया कि ज़ाब्ता अखलाक कमेटी के सरबराह विनोद कुमार सोंकर ने तृणमूल कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट महुआ मित्रा के मामले में अवामी बयान देकर ज़ाब्ता 275 की खिलाफ वर्जी की है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की एक और जायदाद पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। इस ताल्लुक से एक मीटिंग भी मुनक्किद हुई, जिसमें तय किया गया कि धोला कुआं वाक़ मस्जिद व दरगाह गंगाल शाह को जल्द ही मुनज़्ज़म किया जाएगा। मीटिंग में इसकी इजाज़त भी दे दी गई है, जबकि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इसकी सख्त मुखालिफत की और अपनी तमाम दस्तावेज़ात भी मीटिंग में दिखाए, मगर डीडीए के आगे बोर्ड की कोई बात नहीं सुनी गई। दरअसल ढोला कुआं कच्चर लीग पर कदीमी कब्रस्तान मस्जिद व दरगाह गंगाल शाह आबाद है, जो करीब 150 साल पुराना बताया जा रहा है। यहाँ पहले महकमा डिफेंस ने कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में डीडीए ने इसे अपनी ज़मीन बताकर वहाँ कब्जा कर लिया, जबकि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इस पर एतराज़ जताया है और डीडीए को कई मकतूब भी लिखे हैं कि जगह की पैमाइश कर ली जाए ताकि ये साफ़ हो जाए कि कौन सी जगह डीडीए की है, मगर डीडीए पैमाइश नहीं कर पा रहा है। इसी दौरान मस्जिद कमेटी और डीडीए के दरमियान मुकदमा चला। वहाँ काबिज़ीन मुकदमा हार गए, जिसकी बिना पर वहाँ नाजायज़ कब्ज़ा हटा दिया गया था। अब सवाल यह है कि जब वहाँ हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक नाजायज़ कब्ज़ा हटा दिया गया था, तो अब किस बिना पर बुलडोज़र चलाने की तैयारी की जा रही है। जाहिर सी बात है कि अब वहाँ कब्रस्तान मस्जिद व दरगाह और मदरसा है। कहा यह भी जा रहा है कि मदरसे की इमारत नहीं बनी है, लिहाजा इसे तोड़ा जा सकता है। इस ताल्लुक से कल दिल्ली सेक्रेटेरिएट में मजहबी कमेटी की मीटिंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की सदारत में मुनक्किद की गई, जिसमें इस ताल्लुक से तबादला ख्याल किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस हिरासत में मारे गए साबिक मेंबर पार्लियामेंट अतीक अहमद और इनके भाई अशरफ के घर वालों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। उमेश पाल कत्ल मामले में पुलिस अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन, अशरफ की बीवी जैनब, बहन आयशा नूरी और मुस्लिम गुड्डू, साबिर और अरमान के बारे में प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ कोई सुराग नहीं लगा सकी, जिस पर अदालत ने इन सभी को
भगोड़ा करार देते हुए इनके इमलाक को खर्क करने की मंजूरी दे दी है। गुज़िश्ता माह अदालत के हुक्म पर पुलिस ने सभी मुलजिमीन के मकानों पर खर्की का नोटिस चस्पा करते हुए 1 माह में अदालत में हाजिर होने का हुक्म जारी किया था, लेकिन नोटिस के 1 माह गुजरने के बाद भी शाइस्ता परवीन समेत सभी 6 मुलजिमीन ने ना तो खुद सुपुर्दगी की और ना ही पुलिस इनका कोई सुराग लगा सकी, जिस पर प्रयागराज पुलिस ने अदालत में दरख्वास्त देकर इमलाक खर्क करने की सिफारिश की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। अब प्रयागराज पुलिस ने मफरूर मुलजिमीन के इमलाक को खर्क करने की तैयारी शुरू कर दी है। इजराइल और गाजा के दरमियान जंग का आज 16वां दिन है, लेकिन यह तनाज़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल हमास के हमले का नाम लेकर गाजा को तबाह कर रहा है। इजराइल ने इतवार को दावा किया कि इसने मगरबी किनारे में जेनिन में एक मस्जिद पर फिजाई हमले में हमास और इस्लामी जिहाद के दहशतगर्द कारकुन को हलाक कर दिया, जबकि दहशतगर्द कार्रवाई दुनिया को दिख रही है कि इजराइल की जानिब से की जा रही है। इजरायली फौज ने यह हमला मगरबी किनारे के शहर जेनिन में मस्जिद अल अंसार पर किया है। इस बारे में मालूमात देते हुए इजरायली फौज ने कहा है कि हमास के कुछ लोग इस मस्जिद को हमलों की मंसूबाबंदी और अंजाम देने के लिए कमांड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। फौज ने कहा जिन लोगों को निशाना बनाया गया वो पहले ही गुज़िश्ता महीनों में कई हमलों का निशाना बन चुके हैं, वो एक और हमले का मंसूबा बना रहे थे। इजरायली फौज का कहना है कि इस हमले में हलाक होने वाले अफराद की तादाद मालूम नहीं की गई और ना ही इनकी शिनाख्त हुई है। वाज़ेह है कि इजराइल लगातार गाजा पर हमला कर रहा है और मासूम निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। तेलंगाना में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के साथ ही पुलिस हरकत में आ गई है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमलावरी करके रियासत में पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने इक़दाम किए जा रहे हैं। दौलत और शराब के जोर से इंतखाबी अमल को पाक करने मौसर अंदाज में इन्फोर्समेंट इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासत में इंतखाबी सरगर्मियों में शराब और दौलत के असर को रोकने सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम करके तलाशी मुहिम जारी है। असेंबली इंतखाबात में सियासी जमातों की रसाकशी और अवाम को अपनी जानिब राग़िब करने दौलत और शराब के अलावा मंशियात का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इन्फोर्समेंट इक़दाम के तहत 9 अक्टूबर से 21 अक्टूबर की सुबह तक 300 करोड़ से ज़ायद नकद रकम, शराब और मंशियात के अलावा दीगर अशिया को जब्त किया गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 9 अक्टूबर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज से 21 अक्टूबर तक 300 करोड़ से ज़ायद मालियाती अशिया जब्त की गई है। CEO दफ्तर के मुताबिक एक दिन में 20 अक्टूबर की सुबह 9 बजे तक 21 अक्टूबर की सुबह 9 बजे तक 9 करोड़ 69,88,810 रुपये नकद रकम जब्त की गई है। BRS के वर्किंग सदर व रियासती वजीर KTR ने कहा कि रियासत में BRS तीसरी मरतबा हुकूमत तश्कील देगी। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि हुकूमत तश्कील देने का दावा करने वाली कांग्रेस के पास 40 हल्कों में मुकाबला करने के लिए उम्मीदवार दस्तियाब नहीं है। आज तेलंगाना भवन में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने BRS में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि BRS हुकूमत की कारकर्दगी, रियासत की तरक्की और फलाही स्कीमात पर अमलावरी से अवाम पूरी तरह मुतमईन है और रियासत में तीसरी मरतबा BRS पार्टी हुकूमत तश्कील देगी और KCR हैट्रिक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेंगे। तेलंगाना के 118 अरकान असेंबली की दौलत का जायजा लिया गया तो इस बात का पता चला है कि अवाम की खिदमत के नाम पर असेंबली के लिए मुंतखब होने वाले 106 अरकान असेंबली करोड़पति हैं। इनमें 93 अरकान असेंबली का ताल्लुक बरसर इख्तिदार BRS पार्टी से है। करोड़पति अरकान असेंबली की फहरिस्त में 6 खवातीन शामिल हैं। एसोसिएशन बराए जमहूरी इस्लाहात की जानिब से शाये करदा रिपोर्ट में यह बात बताई गई। रिपोर्ट की इशाअत में तेलंगाना इलेक्शन वॉच का हिस्सा भी है। ADR और तेलंगाना इलेक्शन वॉच की रियासत के 119 के मुंजमला 118 अरकान असेंबली की दौलत, इनके मुजरिमाना पस मंज़र और दीगर उमूर का जायजा लिया गया। तेलंगाना असेंबली में एक हल्का सिकंदराबाद कंटोनमेंट खाली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 के असेंबली इंतखाबात में मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन को जो हलफनामे दाखिल किए थे, इनकी बुनियाद पर दौलत और मुजरिमाना पस मंज़र का जायजा लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा 118 के मुंजमला 106 अरकान असेंबली 90% करोड़पति हैं। BRS के 101 अरकान असेंबली 93 अरकान करोड़पति हैं। मजलिस के 7 के मुंजमला 5 अरकान असेंबली करोड़पति हैं, जबकि कांग्रेस के 6 अरकान असेंबली में 4 करोड़पति हैं। तेलंगाना में मिसाली इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के बाद से बिलुमूम रियासत बिलखुसूस दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा हो गई है, मगर शहर में इसी तलाशी मुहिम के दौरान ऐसी कई शिकायत भी मौसूल हो रही है कि पुलिस का रवैया अवाम के तईन ठीक नहीं है। इस दौरान पुलिस अवाम को खौफजदा करने और इन्हें डराने व धमकाने की भी कोशिश कर रही है। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा कई बार पेश आया है। पुलिस खासकर निचले दर्जे के अफसरान का अवाम के साथ रवैया ठीक नहीं होता है, ये बात से सभी बेखूबी वाकिफ है।
जराये के मुताबिक ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के बाद से पुलिस की तलाशी मुहिम में तेजी पैदा हुई है। इस दौरान पुलिस अपने साथ बड़ी बड़ी लाठियों से अवाम को खौफजदा कर रहे हैं। पुलिस का रवैया अवाम से ठीक नहीं है। जबकि तेलंगाना की पुलिस को फ्रेंडली पुलिसिंग कहा जा रहा है, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स अपना रुआब जमाने कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शहर के कई मुकामात से ऐसे शिकायतें मौसूल हो रही है कि पुलिस जवान गलत लहजे में अवाम से कह रहे हैं कि गाड़ी बाजू ले रहे, डिक्की खोल रहे और कहाँ से आ रहा है रे, कहाँ जा रहा है, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। ये तमाम मुलाजमीन छोटे रैंक के ओहदेदार कर रहे हैं, कोई इंस्पेक्टर लेवल का ओहदेदार नहीं। अवाम से अगर इस तरह मुखातिब होंगे तो फिर पलट कर कोई भी जवाब देगा, तब पुलिस इसके खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करती है। कोई आला ओहदेदार ये नहीं देखता कि इनके मातहत पुलिस ओहदेदारों का अवाम से रवैया कैसा है। पुलिस जवान अपनी खत से लंबी लाठियां लेकर अवाम को दहशतज़दा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अवाम मुजरिमीन है? अवाम के तई पुलिस का रवैया इतना सख्त नहीं होना चाहिए। ऐसा दिखाई देता है कि पुलिस गाड़ियों की तलाशी नहीं बल्कि दहशतगर्दों के इलाके की तलाशी ले रही है। क्या ये अमल इंतकाबी ज़ाब्ता अखलाक के दायरे में आता है? नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पे बताइएगा।